अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि उनका मुकाबला खलाई मखलूक से है, लेकिन उसका पहले जैसा असर नहीं रहा और शायद इसी खलाई मखलूक को वाज़ेह वार्निंग भी दी गई है कि सुधर जाएं, वरना वो अपने सीने में दफन राजों को अफशा कर देंगे। कुछ अरसे से इमरान खान भी इसी तरह के इल्जामात आयद कर रहे हैं। बकौल उनके 2013 का इलेक्शन फिक्स था। नवाज शरीफ फौज और दीगर इदारों की मदद से इख्तिदार के ऐवान तक पहुंचे। यह बड़ा वाज़ेह इल्जाम है। सच या झूठ मुतल्लिका इदारों की जानिब से उसकी वजाहत आनी चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत का नाजुक पौधा इन इल्जामात का बोझ उठाने के काबिल नहीं है और हकीकी जमहूरियत का सफर यह बोझ उतारे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हर एक फरीक दूसरे को लाडला होने का ताना दे रहा है। इस ताना जनी का किसी को सियासी फायदा हो या ना हो, लेकिन अवाम को इस बात का बखूबी अंदाजा हो रहा है कि वोट की ताकत तनहा इख्तिदार तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, क्योंकि तमाम सियासतदान इस मामले पर यक ज़बान सुनाई दे रहे हैं कि ऐवान वज़ीर आज़म की असली चाबी किसी और सेफ में रखी है। बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत कटहरे में और अमली ताकत इदारों के पास है। इदारे अपनी मर्जी से नए मंजरनामे को तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना है कि जमहूरी दौर में आमरीत से भी बदतर सेंसरशिप का सामना है। जमहूरी आवाज़ों का गला दबाया जा रहा है। अपनी ही हुकूमत में वज़ीर इत्तलात की सेंसरशिप की दवाई समझ नहीं आती और शायद अवाम को भी शायद पहली बार इस म्यूट सेंसरशिप को देखने का मौका मिला है। वज़ीर इत्तलात से गुजारिश है कि उस वक्त ये तमाम इदारे आपके ज़ेरे कमांड थे, आप उन्हें ऐसा करने से बाज रखें और अगर नहीं तो मेहरबानी फरमा के इस चेन ऑफ कमांड से बाहर निकलें। याद रखें, जब तक अवाम को उनका बुनियादी हक नहीं दिया जाएगा, हाकिमों को भी उनका जायज़ हक नहीं मिलेगा। हुक्मरान अवाम को लोड शेडिंग, गुर्बत और बेरोजगारी से निजात दिलाने में नाकाम रहे हैं। अब इलेक्शन भी करीब है और अवाम को वह तमाम वादे याद हैं जो वफा ना हो सके। मुल्क में जारी बिजली और गवर्नेंस की लोड शेयरिंग पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर पानी और बिजली ग़ारी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अफजल चंद साहब और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए तो 2 साल में बिजली के अंधेरे न खत्म किए तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। हम पुरज़्म हैं और इंशाअल्लाह हस्बे वादा 2018 तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वादे किए गए थे, दावे किए गए थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से 2013 के अंदर जब इन्हें हुकूमत मिली थी तो सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इनके सामने रखा गया था वो लोड शेडिंग का था, क्योंकि जरदारी दौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान इस मसले का हल नहीं निकला। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी, काफली के दौर के अंदर भी इस मसले का हल नहीं निकला। तो नवाज शरीफ साहब से ये काफ़ी हद तक उम्मीदें की जा रही थी। मुस्लिम लीग नून ने वादा किया कि अगले इलेक्शन से पहले 2018 से पहले लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि गर्मियों का अभी आगाज़ हुआ है और लोग तरस रहे हैं बिजली के लिए। लोगों का ये कहना है कि सामने रोज़े आने वाले हैं, रमज़ान शुरू होने वाला है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही। आखिर क्या वो वादा वफा नहीं होगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से? आज हमने दावत दी है वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली अवैस लगारी साहब को, जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। अवैस बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा वादा किया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आपके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी आई। ख्वाजा आसिफ साहब पहले इसको संभालते थे, लेकिन उसके बाद आप तक ये जिम्मेदारी आई। अब इलेक्शन भी सामने खड़े हैं, क्या मुस्लिम लीग नून वादा पूरा नहीं कर सकी? नहीं, वादा पूरा कर लिया। पिछले 5 दिनों में एक इशू उठा है और उससे पहले 4 दिसंबर को मैंने अनाउंस किया था, बड़ी सोच समझ के। लोगों ने कहा मत ओवर एक्साइट हो, हर चीज़ को देखा। 4 दिसंबर को अनाउंस किया कि 7 मुख्तलिफ जी कैटेगरीज बनाई जाएंगी तमाम जी फीडर्स की, और वो भी इसलिए नहीं बनाई जाएंगी कि बिजली है कि नहीं है। बिजली थी उस वक्त 4 दिसंबर को एक्सेस में थी कि इनको बिजली हम कितनी कितनी देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जो 150 अरब रुपए सालाना का नुकसान है, वो अगर सबको बिजली ऑन कर दी तो 300 अरब रुपए सालाना के ऊपर पहुंच जाएगा, जो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। उस वक्त एक अनाउंसमेंट की, तकरीबन 28 अप्रैल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया के इलेक्ट्रिक के अलावा। अब देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उठाएं, के इलेक्ट्रिक का बीच में इशू आया गैस की, वो और एक और इशू था। प्राइवेट कंपनी को गैस दी, जीएसए था नहीं था। उसके अलावा लोड शेडिंग की बात उस शेड्यूल के अलावा कहीं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में 28 अप्रैल तक नहीं है। 28 अप्रैल को क्या होता है?
और मैं आपको सारी असेसमेंट करने के बाद आज आपके पास पेश हुआ हूँ इस चीज़ की। 28 अप्रैल को ये होता है कि हमारा जो हमने जो हुजम बिजली का एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ज़रूरत का और जो हमारे पास अवेलेबल था, हमारे पास तारीख वाइज हुजम है कि आज इतने मेगावाट दे सकते हैं, कल इतने दे सकते हैं, परसों इतने दे सकते हैं। हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक 5000 मेगावाट की 28 अप्रैल को कमी आई। अच्छा, वो कमी क्यों आई? वो कमी इसलिए आई क्योंकि एक एलएनजी का प्लांट जिसने 28 अप्रैल को होना था, उसकी सीओडी तैयार है। सीओडी का मतलब कमर्शियल ऑपरेशन आज भी हो सकते हैं। इंश्योरेंस का मसला है जो कि सोमवार, जो अगला जो मंडे आ रहा है 2 दिन बाद, उसको आ जाएगा, वो 1200 मेगावाट बीच में अंदर आ जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट आपके 1200 मेगावाट के बंद हुए 28 अप्रैल को। क्यों? फॉल्ट। अच्छा, न्यूक्लियर प्लांट्स में फॉल्ट आती है। 1200 और 1200 का 1200-2400 हाँ। जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था हाइडल का, उसे 1500 मेगावाट हाइडल उस दिन और आज तक कम प्रोड्यूस हो रही है। 3900 हो गया इरसा। ठीक है। उसके बाद जनाब असल आ जाता है रौला हमारा अपना। फरवरी के महीने में, और ये मैंने अभी तक डिस्क्लोज कहीं नहीं किया, फरवरी के महीने में वजीर आजम पाकिस्तान कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी होल्ड करते हैं एक मीटिंग और कहते हैं कि इन गर्मियों के अंदर इस महीने से लेकर इस महीने तक मुल्क में इतने स्टॉक्स अवेलेबल रखोगे फर्नेस ऑयल के। अच्छा। और अगर फर्नेस ऑयल ना हुआ तो गैस जो है वो आप एलएनजी गैस इन प्लांट्स को दोगे ताकि वो ऑल्टरनेट फ्यूल के साथ काम कर सकें। ठीक है। हमने इंस्ट्रक्शंस दी, लिख दिया। 1800 मेगावाट सिस्टम में से बिजली गायब हुई हमारी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से। अच्छा। फ्यूल आउट, प्लांट्स में फ्यूल नहीं पहुंचा, फ्यूल मुल्क में था। ऑयल की कंपनीज ने कहा हमें पहले साइन करो हमारे साथ एग्रीमेंट। मुल्क हुकूमत के प्लांट्स हैं, हुकूमत का तेल है, तुम साइन कल परसों करवा लो ना। ठीक है। तुम अगर साइन करवाना है तो 4 दिन पहले करवा लो ना। नहीं तो गलती तो आप लोगों की। बिल्कुल, कोई शक नहीं है, आप लोगों की गलती, कोई शक नहीं है इसमें। 1800 मेगावाट विच ट्रांसलेट्स इनटू 5 घंटे लोड शेडिंग। ठीक है। अगर आप कैटेगरी 1 के फीडर्स को हटा दें, यानी 5300 फीडर्स के अलावा जो 3500 फीडर है, उसके अंदर वो 4.5 घंटे की लोड शेडिंग में ट्रांसलेट होता है। उसके ऊपर क्या हुआ मंसूर भाई? मुझे सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जरा पहले मैं जरा बात करूं। सो बेसिकली क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं थी आपस में, 1800 मेगावाट सिस्टम में से निकल गया, लोगों को 5-5 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ी। ये गवर्नेंस है? कोऑर्डिनेशन थी, पॉलिटिकल के ऊपर कोऑर्डिनेशन भी थी, इंस्ट्रक्शंस भी थी। और आज से 3 दिन पहले जो एक अखबार में आर्टिकल आया ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वजह से फ्यूल की ऑर्डर्स नहीं दिए गए, कतन गलत है, मैं उसको रिफ्यूट करता हूं। इट्स द मोस्ट हॉरिबली रिटन आर्टिकल एवर। ठीक है। हुआ ये कि ऑर्डर दिया गया, अफसर शाही का जो कलम था वो नहीं हिलना। सर नाम बताए ना। नहीं मैं आपको बताऊं। हाँ। 2 दिन पहले इस मीटिंग में रेज किया गया, वजीर आजम ने कमेटी बना ली है, अगले 2 दिनों के अंदर दैट इंडिविजुअल विल बी सिंगल्ड आउट। ठीक है। और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगले 72 घंटे के अंदर। ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये फॉल्ट अराइज हुआ, इसकी वजह से ये हुआ और उसकी वजह से हम लोगों ने, इसलिए 3-4 दिन का लोगों को तकलीफ हुई। आज के तकरीबन हमारी कोई 1.5 से पौने 2,000 मेगावाट की शॉर्टेज है। अच्छा। ठीक है। आज भी आपके 5300 जो कम से कम चोरी वाले फीडर हैं, उसके अलावा इस वक्त भी शेड्यूल से हट के 3 घंटे एक्स्ट्रा एक्सेसिव लोड शेडिंग हो रही है। भाई साहब, मुझे इशू मेरे साथ तो ये है क्योंकि हम लोग तो जाहिर बात है आपके पास स्टैट्स हैं, आपके पास टेबल्स हैं, मैं तो एक आम पाकिस्तानी के तौर पे बात करूंगा। मुझे सिर्फ ये बात पता है कि मियाँ साहब ने वादा किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब अगले इलेक्शन से पहले आपकी इससे जान छुड़ा देंगे। ये जान क्यों नहीं छूटती? मंसूर भाई, ये क्या वजह है कि कराची के अंदर आज भी जो है इसका डेफिसिट जो है ये बढ़ता ही जा रहा है? असद उमर साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने भी यही बात की कि जनाब जो डेफिसिट 2013 में था, आज 2018 में भी डेफिसिट उसी तरह मौजूद है। इन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। इनको दरअसल में जितना साल के हवाले से डिमांड भी बढ़ती जाती है, इन्होंने उस डिमांड के गैप को पूरा नहीं किया। इन्होंने हर साल अपनी इंक्रीज जरूर की है प्रोडक्शन, लेकिन उस गैप को अभी तक आप लोग फिलफिल नहीं कर सके। उमर मेरे ख्याल में वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। वो जो असद उमर साहब हैं, फ्लूक्स मारे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं, लेकिन फिर भी वो फैक्ट्स की से हट के बात कर रहे हैं। हमने अपना डिमांड मीट जनरेशन के अंदर कर लिया है। अच्छा। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे
बदकिस्मती ये है कि बिल्कुल एज के ऊपर आके डिमांड और सप्लाई मीट करवा रहे हैं हम, ठीक है। उसमें से एक दो प्लांट्स आउट होते हैं, 1-2 हज़ार मेगावाट ऊपर नीचे जाता है। हमारे एलएनजी के जो प्लांट्स हैं वो सबसे क्रिटिकल हैं। अगर अगले 1.5 हफ्ते के अंदर एलएनजी प्लांट्स 2 हमारे ऑपरेशनल हो जाते हैं, हवेली बहादुर शाह और भिक्की, जो कि इंशाल्लाह हो रहे हैं, अल्लाह बड़ी बात से बचाए, तो हम रमज़ान के महीने से ऑनवर्ड्स वी आर इन द ग्रीन। अच्छा, दीज आर द लास्ट फ्यू डेज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड हमारी जो डिमांड सप्लाई को मैच करने के लिए हम लोग हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करें। इसमें एक ये 4-5 दिनों का हिकअप आया है, 2-3 दिनों का और शायद हिकअप भी आएगा। अभी भी हम 5000 मेगावाट शॉर्टफॉल पे खड़े हैं। नहीं 5000 नहीं, आज हम 2-2.25 हजार केजी शॉर्टफॉल के ऊपर हैं। अच्छा ठीक। एंड जब आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो 2 प्लांट्स हैं ये एक्टिवेट हो 2400 जाते हैं, मेगावाट ये है, तो ये कवर हो जाएगा। जी सर, तो ये कवर हो जाएगा। और दूसरा मंसूर भाई, एक जो आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, प्लीज मैं आपको आम आदमी की ज़बान में बताता हूँ। पिछले 5 साल के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है जी, मेरी बिजली की डिमांड तकरीबन कोई सालाना 17 से 18% के ऊपर बढ़ी है, ठीक है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। ओके। किसी भी कैलकुलेशन के तहत 5 से 8% की ज़्यादा नहीं बढ़ती। अच्छा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी और दिया है, बिजली के अंदर एक्सेस में भी लोग आए 18%। आज अगर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के लेवल पे हम खड़े होते, आज आपके तमाम पाकिस्तान के अंदर 19 से 20 घंटे बिजली ना होती। अच्छा। और आज आपके 85% ऑफ द फीडर्स जो हैं, जो पॉपुलेशन है हमारी, जो इस वक्त कनेक्टेड है बिजली के साथ, 85% मीटर्स के ऊपर आज आपके 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं जा रही। ठीक है। इस 18% बढ़ोतरी के बावजूद, और खुशकिस्मती ये है कि वफाकी हुकूमत ने इसके अंदर और पंजाब हुकूमत ने रोल प्ले किया। ठीक है। बदकिस्मती ये है कि बदकिस्मती ये है कि बाकी सूबों ने अपनी बिजली नहीं पैदा की। अच्छा। पैदा करनी चाहिए थी, कानून था, लेकिन मैं आपको ये बात भी क्लियर करूं कि हमारा बिजली का सेक्टर महज बिजली के प्लांट लगाना और बिजली पहुंचाने तक महदूद नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और इसमें हमने पहले 2 स्टेप्स उठा लिए हैं। मैंने 6 महीने में कानून भी बना लिया और अपनी पॉलिसी का ड्राफ्ट भी परसों अनाउंस अखबार के अंदर पिछले 10 दिन के अंदर एक रिपोर्ट आई है आपकी लोड शेडिंग के हवाले से, और वो रिपोर्ट सोर्सेज के हवाले से ये कहती है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि केपीके और फाटा के अंदर इस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग देखी जा रही है, जबकि लाहौर के अंदर ये लोड शेडिंग मैक्सिमम 2 घंटे तक होती है। क्या ये हकीकत है? सर, केपीके और फाटा में और सिंध में जिस लेवल के फीडर हैं, इस वक्त अवैस लगारी के अपने हलके में, मिनिस्टर फॉर पावर के हलके में 4 ऐसे फीडर हैं जहां 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि वहां चोरी का हुजम ज़्यादा है। ठीक है। मैं ना सिंध, ना पंजाब, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना बलोचिस्तान को जानता हूँ। ठीक है। मैंने ये कैटेगरीज बनाई हैं पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा। और पाकिस्तानी जो जिस फीडर पे जितना नुकसान करेगा उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिजली देना। ठीक है। इसके अलावा इस वक्त पेशावर के अंदर 328 में से 33 फीडर ऐसे हैं जहां 0 लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है। तो मैं आसान अल्फाज में एक दफ़ा फिर से यही सवाल कि रमज़ान के अंदर और आने वाली गर्मियों के अंदर अगर किसी फीडर से आपको पेमेंट्स हो रही हैं, आपको वहाँ पे लॉसेस नहीं हो रहे, लाइन लॉसेस नहीं हो रहे, सारे खर्चे वगैरह पूरे होते हैं, वहाँ से बिल्स प्रॉपर्ली पे होते हैं, तो वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी। जीरो लोड शेडिंग होगी। लेकिन ये जो आपका लोड शेडिंग का मसला है, ये डिमांड सप्लाई का मामला नून लीग की हुकूमत ने 99.999% रिजॉल्व कर लिया है। मैं पिछले 5 दिन के लिए माजरत खा हूं, क्योंकि मेरा न्यूक्लियर गया, मेरा हाइडल कम था, और प्रॉब्लम्स इकट्ठी आई, और 1800 मेगावाट की मेरी ही लोगों ने, हमारे ही सिस्टम के। मैं आपके हवाले से आप जो पैगाम दे रहे हैं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो आगाज में इस हुकूमत ने जो वादा किया था लोड शेडिंग खत्म करने का, आपके मुताबिक वो पूरा हो गया। PML नून ने, जी हाँ बिल्कुल, एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो के तहत वो वादा अपना जो वादा था उसको हमने न सिर्फ पूरा किया है, ठीक है, बल्कि उस ग्रोथ को भी मीट किया है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से अनप्रेसिडेंटेड ऑन रिकॉर्ड। तो अगर असद उमर साहब की अगर हम प्लानिंग के मुताबिक जी चलते और अगर 18% को हमने केटर फॉर ना किया होता, तो आज हम भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर
डूबे होते। बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर पानी और बिजली अवैस लगारी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्शन और बिजली के हवाले से लोड शेडिंग का हल उन्होंने निकाल लिया है। लेकिन बहरहाल आप अपने घरों में क्या देखते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर फैसला इस सिलसिले में आप ही कर सकते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वादा किया गया था ये वफा हुआ या नहीं? आप कंज्यूमर हैं, आपने जब वोट देने जाना है तब आपने इस बात का फैसला करना है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं सियासत के मैदान की। और कल एक इंटरव्यू दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने हामिद मीर साहब को, सीनियर एंकर पर्सन हैं, और अपने इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बड़ी अहम बात की जो कि कल से लेकर अब तक सियासत के तमाम ऐवानों में ज़ेर बहस है। और वो गुफ्तगू ये थी, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि 2013 के इंतखाबात में फ़ौज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मदद की थी इलेक्शन के अंदर। एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे उस इंटरव्यू का, वो क्लिप क्या है, पहले आप वो देखिए, फिर मैं आगे सवालात करता हूं। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, ये खान साहब ने जो गुफ्तगू की है ये तो एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया, क्योंकि हाल ही में अभी चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब आई, उन्होंने मुशर्रफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब 2008 के इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया और मुशर्रफ साहब ने जो है वो इलेक्शन हमसे स्विंग करके वो ले गए। यहाँ पे इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अब मौजूदा जो इंतखाबात होने वाले हैं वो उस हवाले से वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी खलाई मखलूक के साथ मुकाबला है, हमारा इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ मुकाबला नहीं। ये संजीदा है? ये जो कुछ भी इल्जामात लग रहे हैं ये काफ़ी संजीदा है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगनिंग इसको कहा जाए? मंसूर साहब, एक्चुअली ये जो बातें हैं इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के कुछ दीगर लोग काफ़ी अरसे से प्राइवेटली तो कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे थे, और एक दो दफ़ा उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में एक ब्रिगेडियर साहब का जिक्र भी किया था, अगर आपको याद जी हो। बिल्कुल किया था। लेकिन उन्होंने ओवरऑल फौज पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। तो कल इंटरव्यू के दौरान आपको याद होगा कि मेरा सवाल तो कुछ और था। मेरा सवाल ये था जी कि नवाज शरीफ साहब आपको कहते हैं कि आप लाडले हैं और कहते हैं कि मजमा पेशौर दा एजेंडा किसी होर दा, तो आप किसी होर दा जो है वो कौन है, आप किसके हैं? तो इसका सवाल का जवाब वो दे रहे थे। तो उन्होंने रिटेलिएट किया और कहा कि एक्चुअली नवाज शरीफ साबित यह करना चाहता है कि मैं फ़ौज की मदद से और जुडिशरी की मदद से सियासत कर रहा हूँ। एक्चुअली तो वो खुद फ़ौज का और जुडिशरी का बेनिफिशरी है। और इसमें उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में शुरू किया, 90 से 96 पे आए और फिर उन्होंने ये 2013 वाली बात भी कर दी। तो आपने देखा होगा कि मैंने फिर रिपीट किया कि 2013 में भी आप कह रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, और फिर उन्होंने इसको रिपीट किया। फिर आगे चल के मैंने दोबारा उनसे कहा कि आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं या इदारे की बात कर रहे हैं? तो उसके बाद उन्होंने फिर एक ब्रिगेडियर साहब का नाम भी लिया और कहा कि जी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये बात तो इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ज़रा खुल के बात कर दी है और यकीनन ये एक पंडोरा बॉक्स है और इस पर बहस होनी चाहिए। और मेरी जो ज़ाती इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरान खान साहब का ये जो इल्ज़ाम है, इस पे जो मुख्तदर हलके हैं उनमें काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ है। मीर साहब, इससे पहले हो सकता है कि इस मामले की मज़ीद तफसीलात भी सामने आए। मीर साहब, इससे पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरी तकरीरों को सेंसर किया जाता है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, खलाई मखलूक की वो बात करते हैं और इस किस्म की जितनी भी वो बातें करते हैं, उसमें हम तमाम तज्जियाकार, आप भी मैं भी, अपने तज्जिए के दौरान बार बार यही बात करते हैं कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त चूंकि फंसे हुए हैं, इसलिए उनके पास इसके अलावा शायद कोई रास्ता ही नहीं है, जिसकी वजह से तमाम तर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की जानिब से इन इल्ज़ामात का तो चले समझ आता है, इमरान खान साहब को इस मौके पे ये बात करने की क्या जरूरत थी? क्या वो एक गलती से स्लिप ऑफ द टंग था या सोचे समझे तरीके से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के इल्ज़ाम लगाया है और दरअसल वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के कौलो फेल में तजाद है। नवाज शरीफ साहब खुद डिक्टेटरशिप की पैदावार हैं, वो खुद हमेशा से वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी कॉन्स्पिरेसीज के ज़रिए इक़्तिदार में आते रहे हैं, लेकिन अब मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझे वो लाडला कहते हैं, मुझे वो कहते हैं जी कि मैं जो है वो
गैर गैर नादीदा ताकतें, खलाई मखलूक, नादीदा ताकतों का मैं एजेंट हूं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के बात किया। इसलिए कि आप अगर इंटरव्यू को सुने तो मैंने कम से कम 2-3 दफा तो उनको एहसास दिलाने की कोशिश किया कि ये आप क्या कह रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा है कि मैं सोच समझ के बात कर रहा हूं। तो इसमें फर्क ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस किस्म का सेंसरशिप है उनका, यानी कि तमाम बड़े टीवी चैनल जो हैं वो कहीं पे भी तकरीर कर रहे हों तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तकरीर दिखाने के लिए जो रेगुलर ट्रांसमिशन होती है, मामूल की नशरियात, उनको मुअत्तल करके नवाज शरीफ साहब की तकरीर दिखाई जाती है। हाँ, जहां पे वो अदलिया के बारे में कोई बहुत काबिल एतराज गुफ्तगू करते नजर आते हैं तो उसको म्यूट कर दिया जाता है या उसको नहीं दिखाया जाता। लेकिन जहां पे वो बाकी बातें करते हैं वो तो जीटी रोड मार्च के जमाने से ही उनकी बातें सब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मीर साहब बतौर सहाफी टेंशन पैदा हुई है मीर साहब बतौर सहाफी, तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अगर ये एक बहुत सख्त स्टैंस लिया है और एक बहुत खुल के बात किया, इस पे आप उनके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि जनाब आप भी वही कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहे हैं, जो कि मैंने कल उनको कहा जब उन्होंने ये कहा कि जी देखें ये मंजूर पश्तीन जो है, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले जो हैं, इनके बहुत से एतराज़ात जायज़ हैं लेकिन इनका तरीका कार गलत है, ये फौज को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो मैंने फिर उनको दोबारा याद दिलाया कि अभी थोड़ी देर पहले इसी इंटरव्यू में आपने फौज पे इल्जाम लगाया कि उसने 2013 के इलेक्शन में धांधली की है। तो ये आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब नवाज शरीफ साहब को काउंटर अटैक कर रहे हैं और काउंटर अटैक में उन्होंने ये इल्जाम लगाया है, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ये उन्होंने बगैर सोचे समझे बात कर दी है। मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत सोच समझ के बात। मीर साहब ये बताइएगा, अब बतौर सीनियर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा और खास तौर पे एक ऐसे इदारे के साथ आपका ताल्लुक है और मैं खुद भी उस इदारे के साथ मुंसलिक रहा हूं जिसके हवाले से जिसे ये कहा गया कि उसको बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ा पिछले चंद हफ्तों के अंदर। अब इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर कल सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान साहब, आपके और मेरे हम दोनों के कॉलीग भी रह चुके हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी ये ट्वीट्स की हैं कि मौजूदा सूरत हाल में प्रेस का गला जिस तरह घोटा जा रहा है, लोगों की जबाबंदी जिस तरह की जा रही है, सेंसरशिप का जो जमाना इस वक्त देखा जा रहा है वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। आप इन तमाम बातों से एग्री करते हैं? देखें, बात यह है कि ये जमाना है, ये जमाना कब शुरू हुआ है? क्या ये जमाना उस वक्त शुरू हुआ है कि जब जियो को केबल पर बंद किया गया? क्या ये ज़माना उस वक्त शुरू हुआ है या ये ज़माना 25 नवंबर 2017 को शुरू हो गया था जब मरियम औरंगजेब साहबा खुद वज़ीर इत्तलात थी और उनके एक हुक्म पर, वफाकी हुकूमत के हुक्म पर पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स को शट डाउन कर दिया गया था? अभी तो आप सिर्फ जियो की बात कर रहे हैं, लेकिन भूल गए आप 25 नवंबर 2017 जब पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को, आपके टीवी चैनल को भी शट डाउन कर दिया गया था। किसकी हुकूमत थी उस वक्त? कौन था वज़ीर इत्तलात उस वक्त? ये बताइएगा कि अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर 2018 के हवाले से पॉलिटिक्स का ये जो भी चेस का बोर्ड पूरी तरह बन रहा है, इसके अंदर आपको लगता है नवाज शरीफ साहब जिस तरह बार बार कहते हैं कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरी तकरीरों को सेंसर किया जा रहा है, मरियम नवाज साहिबा की तकरीर को अगर नहीं दिखाया जा रहा, आपको लगता है किसी किस्म की जबाबंदी हो रही है या आपके ख्याल में उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है अगर उनकी म्यूटिंग कहीं पे होती है उनकी स्पीच की तो वो दुरुस्त हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था? देखिए मंसूर साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि आपके टीवी चैनल समेत बाकी टीवी चैनल्स जब किसी की स्पीच के दौरान कोई अल्फाज म्यूट करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या ये अदालत का हुक्म नहीं है? अदालत का हुक्म है कि एक सियासी जमात जिसके एक रहनुमा पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उनका बयान तो दरकुनार, उनका नाम भी आप नशर नहीं कर सकते जी। तो अदालत की तरफ से ये पैमरा को पिछले दिनों हुक्म दिया गया है कि आपने मॉनिटर करना है कि अदलिया के खिलाफ कोई तौहीन आमेज मवाद नशर ना हो, और उस पर पैमरा की तरफ से एक मॉनिटरिंग भी की जा रही है, नोटिस भी दिए जा रहे हैं। तो सिर्फ ये देखा जा रहा है टीवी चैनल्स की तरफ से कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीर के दौरान कोई ऐसी बात जो है वो ना चली जाए जिससे कि उस टीवी चैनल के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस आ जाए या तौहीन अदालत का मुकदमा कायम हो जाए। तो इस चीज को देखा जा रहा है। बाकी तो आप देखें, आपके प्रोग्राम के दौरान, मेरे प्रोग्राम के दौरान, हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव नशर हो रहा होता है, उस दौरान उसकी नशरियात को मुअत्तल करके नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई जाती है, मरियम नवाज की तकरीर दिखाई जाती है। तो सेंसरशिप कहां पे लगी हुई है? ये कैसी सेंसरशिप है कि नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि जनाब सेंसरशिप लगी हुई है और उनका ये बयान टीवी चैनल्स पर नशर हो रहा है। ओ भाई, सेंसरशिप वो थी
जब जनरल ज़ियाउल हक के दौर में और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया गया, उनको कोड़े लगाए गए, फिर मुशर्रफ के दौर में मेरे समेत बहुत से एंकर्स पर पाबंदी लगा दी गई, कई महीने तक हमारी शक्ल ही नजर नहीं आई, वो था सेंसरशिप। ठीक। ये क्या सेंसरशिप है कि आप सुबह शाम जलसों से खिताब करते हैं, आपके बयान टीवी पे नशर हो रहे हैं, अखबारात में छप रहे हैं, और आप कह रहे हैं यहाँ पे सेंसरशिप लगी हुई है। ये बड़ी अजीब सी बात है, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जो एक गैर एलानिया सेंसरशिप है या एक गैर एलानिया पाबंदी है, ये पाकिस्तान में कल भी एक हकीकत थी और आज भी एक हकीकत है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। आप सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे सेंसरशिप के हवाले से, और इमरान खान साहब ने जो एक बयान दिया है 2013 के इंतखाबात के हवाले से, अपना वो नुक्ता नज़र दे रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो सेंसर की बात की जा रही है, सेंसरशिप तो उन्होंने खुद भी की थी, 25 नवंबर 2017 का उन्होंने इस मौके पर हवाला दिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौजूदा बयान के बाद किस सूरत हाल से दो चार है, नदीम अफजल चंद साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब, जो हालिया ही दिनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। नदीम अफजल चंद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चंद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चंद साहब, ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, कंट्रोवर्शियल बयान सामने आया कि 2013 के जो इंतखाबात हुए थे, फौज ने मदद की थी नवाज शरीफ साहब की, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जीते हैं। उस वक्त आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी भी धांधली की बात करती थी कि जनाब धांधली हुई है। आपका इशारा भी खान साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसी तरफ है, इस बारे में कोई ठोस सबूत मौजूद है? देखें जी, मैं तो पिछले दौर में जब इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में था, उस वक्त से हम तो पहले दिन से कहते हैं, जरदारी साहब ने भी कहा ये आरोज का इलेक्शन है, और हम तो कहते थे कि ये कियानी और इफ्तिखार चौधरी फार्मूला था, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी इन्वाल्व थे और कियानी साहब भी ज़ाती तौर पर इन्वाल्व थे, और उन्होंने अपने उनके साथ जो वादे वईद किए गए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त ये सारा किया गया। और मियाँ साहब को पता है ना, मियाँ साहब आजकल बार बार जो, क्योंकि वो खुद खला में रहे हैं, हमेशा खलाई मखलूक की बात करते हैं, तो उनको वो खला भी याद है। जब सजाद अली शाह के खिलाफ ब्रीफ केस जहाज में गए थे, वो भी खला में गया था। मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ भी उन्होंने खला में ही फैसले करवाए थे। फिर उन्होंने जब IGI बनाई तो उस वक्त भी उनको पता है कि खला में बैठ के उन्होंने फैसले करवाए थे, तो उनको वो पुरानी खला जो है ना, वो बार बार याद आ रही है। IGI, मोहम्मद खान जुनेजो वाली, सजाद अली शाह वाली, फिर मेमू गेट के ऊपर भी वो खलाई शटल के जरिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। ठीक, तो ये खलाई शटल उनको पता है। अब वो समझते हैं कि अब वो चीज़ें उनके साथ नहीं रही, तो अब उनको दूसरी साइड पे नजर आ रही है। हालांकि सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि उनके साथ अब नहीं रही। लेकिन चंद साहब, अगर उनके साथ नहीं रही, अभी चौधरी शुजात हुसैन साहब की एक किताब आई है जो उन्होंने खुद तहरीर की है अपनी जिंदगी के हवाले से, उसमें उन्होंने 2008 के इंतखाबात के बारे में यह बात की है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने हमें वो इलेक्शन हरवाया था। 2008 के इलेक्शन के हवाले से फौज के ऊपर इल्जाम, 2013 के इलेक्शन के हवाले से फौज के ऊपर इल्जाम, 2018 के इलेक्शन के हवाले से अभी से नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब एक कोई ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला है हमारे साथ। उस ताकत का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ना इमरान खान साहब से मुकाबला है, ना जरदारी साहब से मुकाबला है। तो पाकिस्तान में होने वाले तमाम इलेक्शन से यानी कहीं से कंट्रोल होते हैं। खान साहब, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि फौज का लफ्ज इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। फौज का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिपाही से लेकर जनरल तक उसमें चीजें शामिल होती हैं। लेकिन ये कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है, लेकिन एक इदारे का एजेंडा कभी भी नहीं रहा। ना पहले अदवार में रहा, खा हम इलेक्शन हारे या जीते, ना अब है। ये चंद लोगों का कोई एजेंडा हो सकता है, और मुशर्रफ का जाती एजेंडा हो सकता है। मुशर्रफ का देखें, मुशर्रफ के वर्दी उतरवाने में सबसे ज्यादा खुश फौज हुई थी, क्योंकि फौज के ऊपर ताने आ रहे थे, और उस वक्त जो मोहतरमा ने उनके साथ मुज़ाकरात करके जो वर्दी उतरवाई, तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेट्स तो खुश हुए ही हुए, लेकिन फौजी ज्यादा खुश थे। तो मैं कहता हूं फौज का लफ्ज नहीं, आप ये कह सकते हैं कि चंद जर्नल, चंद डिसीजन मेकिंग में जो शामिल होते हैं लोग, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग उस वक्त भी थी। और यकीनन अब देखें, मोहतरमा की शहादत के बाद अब ये कहना कि उस वक्त पंजाब से भी मेजॉरिटी नहीं मिली पीपल्स पार्टी को, या उस वक्त ये ज्यादती होगी। काफ लीग बनी कैसे थी? काफ लीग का वजूद क्या था? काफ लीग बनाई गई थी, डेपुटेशन पे लोग भेजे गए थे, डेपुटेशन पे लोग आ गए, और नून लीग ने फिर वही यूनिफिकेशन ब्लॉक
जो मियां साहब ने पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो रहे हैं चीफ मिनिस्टर 82 या 84 बंदे मुस्लिम लीग काफ के उन्होंने लेकर यूनिफिकेशन ब्लॉक के जरिए वो 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन चंद साहब ये तो फिर आप इस बात का इकरार करते हैं कि काफ लीग जिस तरह बनी थी वो इशारों की वजह से बनी थी और नैब की वजह से बनी थी, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? मैं किसी हद तक इसमें सदाकत है, किसी हद तक सदाकत है, लेकिन अब ना ये ऐसे कोई इशारे हो रहे हैं और ना नैब का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मियां साहब तो यही बात कह रहे हैं कि जनाब ऐसी कुव्वतें हैं जिनकी जानिब से फोन आते हैं, इशारे होते हैं और लोग पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं। देखिए जी, मैंने भी पार्टी छोड़ी है और इशारों, अगर मुझे कोई इशारा आता तो मैं कभी भी ना छोड़ता। मैं ये भी आपको बता दूं, जिन लोगों ने इशारों पे छोड़ी है ये उनको पता होगा, मुझे तो जाती तौर पे कोई इशारा नहीं आया। नहीं, मैं चंद साहब, मैं तो आपकी जात की इस वक्त बात भी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों का भाई मैं कैसे कह सकता हूं, जिन लोगों ने आप पार्टी दूसरी पार्टी में गए, आप जो नून लीग में जा रहे हैं क्या वो इशारों की वजह से जा रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं वो इशारों की वजह से जा रहे हैं। इशारा है, सारी पार्टियों में लोग जा रहे हैं ना, ठीक है, कुछ जमात इस्लामी में जा रहा है, कुछ जमात इस्लामी से MMA में जा रहा है। अभी इलेक्शन हर पार्टी में देखे 4-4 कैंडिडेट्स हैं हर हल्के में, टिकट तो मिलना है, किसी को नून का मिलेगा, किसी को पीपल पार्टी का मिलेगा, किसी को MMA का मिलेगा, कुछ जमात इस्लामी में जाएगा। क्या वो सारे इशारों, ये अपनी अपनी जिहत है, जहां कोई लगा लेता है। लेकिन मियां साहब मैं समझता हूं कि जितना वो लीडर बने हैं वो उनकी इमदाद के बगैर कभी भी नहीं बन सके, और जब इमदाद हटी है तो अब उन्होंने चीखना शुरू, अब वो राज बताने के चक्रों में, अब ये देखें उनको अपने ओथ की धमकी दे रहे हैं, जो उन्होंने ओथ उठाया हुआ है, कई दफा उठाया है, 3 दफा तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, MNA बने हैं, MPA बने हैं, कितनी दफा ओथ उठाया, उस ओथ की वायलेशन की धमकी बार बार दे रहे हैं। मैं चंद साहब, चूंकि आप पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और अब आप तहरीक इंसाफ में, एक बड़ी मखसूस चीज देखी है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़ के तहरीक इंसाफ में आते हैं, इमरान खान साहब जब जरदारी साहब के ऊपर तनकीद करते हैं, अब जब तनकीद करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की जानिब से वो बैकिंग नहीं आती। मैं जरा आपको पहले सुनाना चाहूंगा दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, जरा सुनिएगा प्लीज। जरदारी तो पब्लिक में जा सकता ही नहीं, जरदारी को तो सब डाकू कहते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया खुदा ना खासा तो करेगा क्या? यहाँ डंगी नहीं संभाल सकता, नया पाकिस्तान तो KPK में नहीं दिया, तो आगे क्या करेगा? आसिफ जरदारी बेनजीना की सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था, वो मुल्क कैसे चला सकता है? क्रिकेट में और पाकिस्तान चलाने में बहुत बड़ा फर्क है। आसिफ जरदारी जो सिंबल है करप्शन के, तुम्हें किस मुंह से उसके साथ मिलकर जाके गए नवाज शरीफ, आप जवाब दे। नियाजी खान तुम्हारा जरिया माश क्या है? शौकत खानम की अस्पताल पे पूरा खानदान जी रहा। जरदारी अगर पीपल्स पार्टी के हेड है तो हम उनके होते हुए तो कोई इलाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान नवाज शरीफ के हाथ में सेफ नहीं है तो इमरान खान के हाथ में भी सेफ नहीं रहे। आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी के सदर होते हुए तहरीक इंसाफ किसी किस्म की उनसे अलायंस कर सकती है, ये कोई गलत फहमी में किसी को नहीं आना चाहिए। ये भगोड़ा ये नाम और जात बदलता रहता है। ये चांद साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। खान साहब ने फरमाया जरदारी जो हैं लोग उनको डाकू कहते हैं, सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाला, सिंबल ऑफ करप्शन। ये अब जो कुछ इमरान खान साहब ने फरमाया है, नदीम अफजल चंद साहब भी इन अल्फाज की पूरी तरह बैकिंग करते हैं। आप भी यही समझते हैं जरदारी साहब को? नहीं, मैं देखें किसी की ज़ात के बारे में ना, मैं पीपल पार्टी में था, मैंने कभी खान साहब के ऊपर ज़ाती अटैक नहीं किया, ना कभी मरियम साहबा के ऊपर, ना कभी मियां साहब के ऊपर, ठीक है, ना मेरा ये खमीर है, ना मैंने ऐसी सियासत अपने ख़ानदान में अपने वालिदैन से सीखी है, और मैं जो अपनी सियासत में ज़ाती अटैक के हक में नहीं हूँ, ना मैं सियासत में कभी करूँगा किसी पर। मैं ऐसी सियासत, देखें अवाम ने इज्जत के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, इज्जत के लिए सियासत करते हैं। ना मेरा कोई करप्शन एजेंडा है, ना कोई मेरा हर सूरत में असम्बली जाने का एजेंडा है, ना कोई हर सूरत में मैंने इक़्तिदार में रहना होता, असम्बली में जाना होता। मुझे नून लीग के टिकट की पिछली दफ़ा भी ऑफर थी, मुझे पता था कि मैंने हारना है और मैं अपनी पार्टी के साथ आ रहा। मैंने काफ लीग की उस वक्त भी ठुकराई जब मुझे पता था काफ लीग की हुकूमतें आ रही। चौधरी परवेज़ अली साहब जिंदा है, पूछ लीजिएगा ज़ाती तौर पर हमें कितनी दफ़ा कहा और इशारे भी कितनी दफ़ा आए, लेकिन हम मुशर्रफ के खिलाफ रहे। ज़ियाउल हक के जब से सियासत शुरू की है, मैंने पहली दफा पार्टी चेंज की है। ठीक, और क्यों की है ये कभी मुझे चंद साहब आपकी बात बहुत अच्छी लगी, दैट इज वेरी गुड। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिशियंस इसी तरह सियासत करें कि जातियात से दूर रहें, तो फिर इस बात में कम से कम इसका तो इकरार बनता है कि कम से कम इमरान खान साहब इस किस्म की अगर सियासत करते हैं तो गलत करते हैं।
देखें, मैं कहता हूं कोई भी करते हैं जी, ये उनका अपनी हर किसी के अपना अपना जवाब दे होना होता है। मैं अब देखें, मैं पीपल्स पार्टी में भी था, मैं चैलेंज करता हूं, एक क्लिप दिखा दें कभी खान साहब की बात के ऊपर मैंने किया नहीं है, चंद साहब नहीं है, ढूंढा होगा मीडिया के दोस्तों ने, आपके पास बड़ी बड़ी टीमें रिसर्च की। हाँ, और मैं इसी तरह कहूंगा, मैंने आप सियासत करनी है तरीके इंसाफ में, कभी भी नहीं आप इंशाल्लाह ढूंढ सकेंगे कि मैं किसी लीडर के खिलाफ जाती तौर पे अटैक करूं। ठीक है, देखिए पॉलिसीज के ऊपर हो सकता है, बिल्कुल, करप्शन के ऊपर आप जनरल कर सकते हैं, आप फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उनकी टेररिज्म की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप मीडिया पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जातियात मैं समझता हूं दूसरे इदारे भी नहीं करते ना। कोई ब्यूरोक्रेट की जात पे कभी करता है अटैक? आपकी तर्ज सियासत की इसीलिए हम तारीफ करते हैं। और मैं बहुत कम लोगों को ये बात कहता हूं, लेकिन मैं ऑन एयर आपके हवाले से बात कम से कम जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुशकिस्मत है कि उसको कम से कम आप जैसा लीडर अपने रैंक्स के अंदर मिला है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नदीम अफजल चंद साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, किस हवाले से इशारा होता है, किस तरह इशारा होता है, उन्होंने आपको सब कुछ बताया। लेकिन उनका ये कहना था कि कम से कम मैंने अगर पार्टी तब्दील की है वो किसी इशारे के जरिए नहीं की, मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ हूँ और कभी भी जातियात की सियासत नहीं करूँगा। प्रोग्राम टू द पॉइंट सब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।